दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारी यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 10 दिन पहले मेरे कार्ड में अभी भी 2 मिलियन थे। अब केवल 500 का बैलेंस है। मेरा पैसा कहाँ है नंदनी? हर्षित चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी को गुस्से से देखा। उनकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। नंदनी वर्मा एक लंबी महिला थी जिसका रंग गोरा था और जिसका शरीर पतला और सुडौल था। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक विशेष रूप से आकर्षक महिला थी। उस समय उसने अपना सिर नीचे रखा और हर्षित की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसके माता पिता, उसका छोटा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। हर्षित की शादी की रात एक मधुर इंटीमेट पल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से उनके दादा, जिन्होंने कई सालों तक उनकी देखभाल की थी, को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसी रात हर्षित ने अपने दादा को हॉस्पिटल भेजा। 10 दिनों के ट्रीटमेंट और जांच के बाद डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बुजुर्ग को ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी पर 6 लाख रुपए खर्च होंगे। हालांकि 6 लाख एक बड़ी रकम थी। हर्षित ने सोचा कि वह अभी भी इसे अफोर्ड कर सकता है। जब उसने अपने अकाउंट की बैलेंस चेक की तो उसे निराशा हुई। उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 500 बचे हैं। अगले दिन सर्जरी होने वाली थी। अगर उसने जल्द से जल्द मेडिकल फीस का पेमेंट नहीं किया तो सर्जरी रोक दी जाएगी। हर्षित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं। उसने 2 मिलियन रुपए सेव करने के लिए 4-5 साल तक कड़ी मेहनत की थी। पैसे कहां हैं? हर्षित ने नंदनी को घूर कर देखा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पति की नजरों से बचती हुई बोली, मेरे भाई को शादी करनी है और वह घर के बिना शादी नहीं कर सकता। यह पैसा उसे दिया गया कर्ज ही समझो। हर्षित के जवाब देने से पहले ही उसके छोटे भाई निखिल बोल पड़े, अरे तुम्हारा क्या मतलब है नंदनी? क्या तुमने नहीं कहा था कि 2 मिलियन मेरे लिए हैं? मैं जल्द ही साक्षी से शादी करने जा रहा हूं और हम घर के बिना ऐसा नहीं कर सकते। उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी ने कहा, हां, हमें एक घर चाहिए। निखिल की बहन और बहनोई होने के नाते आप दोनों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। नंदनी के पिता ललित वर्मा ने टेबल पर अपनी उंगलियां पटक दी। यह सही है। निखिल नंदनी का इकलौता छोटा भाई है, इसलिए उसे पैसे देना लॉजिकल है। तुमने अभी तक घर नहीं खरीदा है ना? मेरे दादाजी को अपनी सर्जरी के लिए 6 लाख की जरूरत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षित अपने अंदर बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। अचानक नंदनी की मां लीला वर्मा ने कहा, नहीं, जिस होटल में निखिल और साक्षी की शादी होगी वह बुक हो चुका है। अगर आप अभी 6 लाख ले लेंगे तो वे घर कैसे खरीदेंगे और शादी कैसे करेंगे? और वैसे भी तुम्हारे दादाजी बूढ़े हैं। चूंकि वे पहले से ही बीमार हैं, इसलिए उन्हें बस अपनी मौत का इंतजार करना होगा। हर्षित का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। ये मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी शादी से पहले की प्रॉपर्टी। तुम्हारे और मेरे पैसे के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? तुम नंदनी से पहले ही शादी कर चुके हो और हम एक फैमिली हैं। तुम इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? लीला ने गुस्से से कहा। वह 50 साल की एक बुजुर्ग महिला थी जिसका चेहरा दुबला पतला और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। जाहिर है उसके साथ डील करना आसान नहीं था। और फिर भी उसकी बेटी नंदनी बेहद खूबसूरत थी। निखिल एक बदमाश की तरह कैजुअल लग रहा था। किसी भी हालत में मैं इस पैसे का इस्तेमाल एक घर और एक कार खरीदने के लिए करने जा रहा हूं। मेरे दिमाग में पहले से ही एक घर है और मैं कल डाउन पेमेंट का पेमेंट कर दूंगा। मैंने एक कार का प्री ऑर्डर भी कर दिया है। यह न्यू BMW 5 सीरीज है। कार वाकई खूबसूरत है। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई थीं। नंदनी, मेरे दादाजी को कल सर्जरी के लिए जाना है। अगर इसमें 1 दिन की भी देरी हो गई तो उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। हर्षित ने अपनी निराशा को दबाया और अपनी नवविवाहित पत्नी की ओर देखा। नंदनी एक परफेक्शनिस्ट थी और उसने उससे कहा कि वह अपनी शादी की रात के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट बचाना चाहती थी। इसलिए हर्षित ने अभी तक उसे कभी नहीं छुआ था। वह परेशान दिख रही थी। जल्द ही उसने कहा, हर्षित, प्लीज मेरी सिचुएशन को भी समझो। निखिल मेरा इकलौता भाई है। हर्षित की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। जब नंदनी की नजर उससे मिली
तो वह डर से कांप उठी। उसकी वह नजर बहुत डरावनी और अनफैमिलियर थी। वह उसे 4-5 सालों से जानती थी, लेकिन उसने कभी उस तरह की नजर नहीं देखी थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद हर्षित ने जवाब दिया, तो फिर हम कल सुबह घर बेच देंगे। जब तक वह अपने दादा को बचा सकता है, वह भविष्य में घर वापस पा सकता है। हालांकि नंदिनी ने जो कहा, उसने हर्षित को लगभग जानलेवा उन्माद में डाल दिया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही घर गिरवी रख दिया था। निखिल पर 8 लाख का कर्ज है, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है। यह घर नंदिनी के नाम पर था। हर्षित ने शादी से पहले ही इसे नंदिनी के लिए खरीद लिया था। नंदिनी! हर्षित ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। जितने सालों से वह उसे जानता था, निखिल ने कभी काम नहीं किया था। वह अपने खर्चों के लिए सिर्फ नंदिनी पर निर्भर था। हर साल नंदिनी 1 लाख से ज्यादा कमाती थी और उसका सारा पैसा निखिल के अकाउंट में चला जाता था। टकराना। निखिल ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी और खड़ा हो गया। उसने हर्षित की ओर इशारा किया और गुर्राया, तुम मेरी बहन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो हर्षित? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ दोस्तों को बुलाऊं? ललित चिल्लाया। हर्षित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लीला चिल्लाई। तुम तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दो। हर्षित निखिल के पास गया और उसे ठंडे अंदाज में घूरने लगा। मुझे 2 मिलियन दे दो। हर्षित के चेहरे पर भाव देखकर निखिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दे सकता हूं। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह जल्दी से हर्षित के सामने खड़ी हो गई। डार्लिंग, निखिल मेरा इकलौता भाई है। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हर्षित तुरंत घूम गया। मेरे दादाजी का क्या? वे अभी भी हॉस्पिटल में हैं और उनकी जान खतरे में है। क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने दोगी? नंदिनी चुप रही, जबकि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पैसे नहीं दोगी? हर्षित ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने अपना सिर झुका लिया, फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ। हर्षित ने खोखली हंसी निकाली। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब हर्षित ने दरवाजा खोला तो सफेद सूट पहने एक अट्रैक्टिव युवक नजर आया। वह सूट बहुत महंगा लग रहा था और उसकी कलाई पर एक पैटेक फिलिप घड़ी भी थी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सुंदर व्यक्ति ने उसे इग्नोर किया और नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी, मैं वापस आ गया हूं। नंदिनी कांप उठी और उसके चेहरे पर शॉक नजर आया। हरिओम, तुम? हरिओम सिंह घर में दाखिल हुए। पहले मैं अलविदा कहे बिना ही चला गया था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए लॉस्टारिया जाना था। मैं आज ही पोलर्टन लौटा हूं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। ठीक है, मैं पोलर्टन फार्मा का अधिग्रहण करने वाला हूं, नंदिनी ने कहा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूं, हरिओम ने जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिछली बार हां नहीं कहा था, तो क्या आप मुझे एक और चांस देंगी? ललित, लीला, निखिल और साक्षी ने इंटरेस्ट से हरिओम को देखा। पोलर्टन फार्मा पोलर्टन में एक बड़ी कंपनी थी। हरिओम शायद पोलर्टन फार्मा के ऑनर का बेटा था, इसलिए वह बहुत अमीर था। मुझे खेद है, नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। बाहर निकलो, हर्षित ने हरिओम को गुस्से से घूरते हुए कहा। क्या बकवास है? तुम मेरे सामने मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहे हो? हरिओम ने हर्षित को ध्यान से देखा। मैं नंदिनी को नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, हर्षित ने जोर से चिल्लाया। हरिओम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो मिस्टर और मिसेस वर्मा, तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। इस बीच ललित और लीला ने हरिओम के जाने को बड़े ध्यान से देखा। जब हर्षित ने ललित, लीला, निखिल और साक्षी के चेहरों पर एक्सप्रेशन देखे तो उसके अंदर निराशा और गुस्सा भर गया। हरिओम की तुलना में वह एक सिंपल आदमी था। अगर ललित और लीला को उस अमीर यंग मैन के बारे में पता होता तो वे कभी नंदिनी को हर्षित से शादी करने की परमिशन नहीं देते। लेकिन नंदिनी हर्षित से शादी करने पर अड़ी हुई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह नंदिनी के दादा थे, जिन्होंने अपनी मौत से पहले फाइनल डिसीजन लिया था। उसके दादा ने कहा था कि हर्षित एक अच्छा आदमी है,
और वह वर्मा परिवार में समृद्धि लाएगा। बूढ़े आदमी की राय चाहे जो भी हो, ललित उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता था। अपनी तरफ देखो नंदिनी, हर्षित ने व्यंग्य किया। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में विनती की, हर्षित प्लीज मुझ पर विश्वास करो। नंदिनी, तुम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। वह हरिओम सिंह बहुत अमीर है, उसके पास पक्का 100 मिलियन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर तुम उससे शादी कर लो तो मुझे भी इतनी थकान नहीं होगी, निखिल ने अचानक कहा। हर्षित ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम थके कैसे हो? तुम हर दिन जुआ खेलते हो और खेलते हो। तुम लड़कियों को दिखाने और उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए कार किराए पर लेने के लिए भी पैसे उधार लेते हो। इसके अलावा तुम काम पर भी नहीं जाते। पिछले 4-5 सालों में नंदिनी ने तुम्हें 5 लाख से ज्यादा पैसे दिए हैं। उसने तुम्हें अपनी लगभग पूरी सैलरी दे दी है। नंदिनी के माता पिता ने भी अपनी बात रखी। अच्छा आइडिया है। हर्षित का चेहरा काला पड़ गया और वह अंदर से गुस्से से भर गया। वे मेरे सामने मेरी वाइफ को दूसरे आदमी से शादी करने के लिए कैसे मना सकते हैं? हर्षित ने ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया, मुझे 2 मिलियन दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुरंत ही निखिल ने एक शराब की बोतल उठाई और उस पर फेंकी, लेकिन हर्षित ने उसे पकड़ लिया और निखिल पर वापस फेंक दिया। बोतल निखिल के माथे पर लगी और घाव से खून बहने लगा। हर्षित, तुमने उसे क्यों मारा? नंदिनी गुस्से में शेर की तरह लाल आंखों से चिल्लाई। बाहर निकलो, मेरे घर में ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ललित चिल्लाया। लीला भी चिल्लाई, उसे तलाक दे दो। नंदिनी, तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए। हरिओम उससे 100 गुना बेहतर है। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें जरूर मरने की इच्छा होगी। ऐसा कहने के बाद वह हर्षित पर झपटी और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तमाचा! चूंकि हर्षित ने झुकने से मना कर दिया, इसलिए उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार लाल हथेली का निशान उभर आया और उसका एक्सप्रेशन गुस्से से भर गया। आखिरकार उसे सालों से किसी ने नहीं पीटा था। हालांकि लीला अभी भी उसकी सांस थी। चले जाओ हर्षित, चले जाओ, नंदिनी चिल्लाई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने पैसे को अलविदा कह दो, मैं तुम्हें 2 मिलियन कभी नहीं लौटाऊंगा, निखिल चिल्लाया। अपनी बाहें बांधकर खड़ी लीला चिल्लाई, भाग जाओ। हर्षित ने उन सभी को घूर कर देखा और फिर धीरे से वहां से चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मोहल्ले से बाहर निकलकर उसने आसमान में चांद को देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। 10 मिनट बाद वह अपने अच्छे दोस्त भूपेंद्र के घर पहुंच गया। भूपेंद्र, मेरे दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए उधार दे सकते हो? हर्षित ने सिगरेट पीते हुए पूछा। तुरंत ही भूपेंद्र ने उसे एक कार्ड थमा दिया। इसमें 80 से 90 हजार के करीब पैसे हैं। ये सब पैसे मैंने चुपके से सेव किए हैं। सॉरी हर्षित, लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं, भूपेंद्र ने माफी मांगते हुए कहा। क्या कर रहे हो भूपेंद्र? क्या तुम मरना चाहते हो? इससे पहले कि हर्षित कार्ड ले पाता, एक मोटी और मजबूत औरत अंदर आई और कार्ड छीन लिया। यह भूपेंद्र की पत्नी बिंदिया थी। मेरे घर से निकल जाओ, वह गुस्से से चिल्लाई और उसके चेहरे का मांस उछलने लगा। इस बीच भूपेंद्र इतना डर रहा था कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हर्षित ने भूपेंद्र के कंधे पर थपथपाया और माफी मांगी। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। भूपेंद्र के घर से निकलने के बाद हर्षित ने अपने चाचा को फोन किया। हेलो चाचा फरीद, दादाजी बीमार हैं, इसलिए मुझे उनकी सर्जरी के लिए 6 लाख की जरूरत है। हालांकि फोन उसकी चाची ने उठाया। वह तुरंत चिल्लाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं उस बूढ़े आदमी को एक पैसा भी नहीं दूंगी, बस उसे कहो कि वह मर जाए। इसके तुरंत बाद उसने फोन रख दिया। एक धमाके के साथ हर्षित ने अपने हाथों से अपना फोन कुचल दिया और उसके हाथों में आग की चिंगारियां नाचने लगीं। चाचा, फरीद ने दादाजी के 2 घर ले लिए और उन घरों की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। फिर भी वे दादाजी के हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। किसी को अपने पिता के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। दूर से हर्षित ने एक कार की चमकती हेडलाइट देखी, उसके बाद इंजन की गरजती आवाजें। जल्द ही एक फेरारी 458 उसके सामने रुकी और खिड़की नीचे करने के बाद हरिओम नजर आया।
तुम अभी कुत्ते की तरह दिख रहे हो। मुझे लगता है कि गरीब होना पाप है। तुम्हें 6 लाख की जरूरत है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा। हर्षित ने उसे केवल खतरनाक तरीके से घूरा, जबकि उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। पैसेंजर सीट पर निखिल बैठा था, जिसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। जाहिर है वह अभी अभी अस्पताल गया था। मैं अभी अभी निकला हूं और अगले ही पल निखिल हरिओम के साथ है। यह साफ है कि हरिओम नंदनी को चाहता है। तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, और वह है कि तुम नंदनी को तलाक दो। मैं तुम्हें 6 लाख दूंगा, बशर्ते तुम उसे तलाक दे दो। हरिओम ने व्यंग्य किया। निखिल ने हर्षित को तिरछी नजर से देखा। हर्षित, विरोध करना बंद करो। मुझे पता है कि तुमने और नंदनी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम हरिओम के बराबर नहीं हो, इसलिए तुम और मेरी बहन पक्का तलाक लेने जा रहे हो। इसके अलावा नंदनी हमेशा मेरी बात सुनती है। हर्षित कार की तरफ बढ़ा, उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हरिओम ने हंसते हुए एक्सीलेटर दबा दिया। इसके साथ ही कार तेजी से चल पड़ी और निखिल की आवाज दूर तक हर्षित के कानों तक पहुंची। तुम सचमुच कुत्ते जैसे दिखते हो। जैसे ही हर्षित ने फेरारी को देखा, उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। पिछले 4-5 सालों से मैं लो प्रोफाइल में रहा हूं, लेकिन अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस एक सिंपल और शांतिपूर्ण लाइफ जीना चाहता हूं। चूंकि यह अब पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए वापसी का समय आ गया है। यह सोचते हुए हर्षित जल्दी से घर गया और अपना लैपटॉप निकाला। कुछ देर झिझकने के बाद उसने एक एप्लीकेशन खोली और अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया। मेरे सुप्रीम देवता, अगर आप अमूल्य धारा सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास फिर से सारी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपको उसी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी। आपका जीवन अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं? एक रोबोट जैसी आवाज सुनाई दी। हर्षित ने अपने माउस से हां पर क्लिक किया। आपका स्वागत है मेरे सुप्रीम देवता। आपने पहला लेवल एक्टिवेट कर दिया है। क्या आप दूसरा लेवल एक्टिवेट करना चाहते हैं? कुछ देर सोचने के बाद हर्षित ने नहीं पर क्लिक किया और सिर्फ पहला लेवल एक्टिवेट किया। अगर उसने अमूल्य धारा सिस्टम के सारे 9 लेवल्स को एक्टिवेट कर दिया तो उसकी डेली लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती। इसके अलावा वह पहले से ही अपनी लाइफ में चल रही हर चीज से थक चुका था। अमूल्य धारा सिस्टम के पहले लेवल के एक्टिव होने के बाद हर्षित के लैपटॉप पर एक लाल बिंदु लगातार चमक रहा था। यह उस समय दुनिया भर के एक छोटे ग्रुप को कई मैसेज भेज रहा था। सुप्रीम गॉड ने सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया के दूसरी तरफ एक खूबसूरत औरत अपने बेड पर एक्साइटमेंट से कूद गई। जैसे ही वह खुशी से उछली, उसका बाथरोब उसके कंधों से फिसल गया, जिससे उसका सुंदर शरीर नजर आने लगा। 5 साल हो गए, वह फाइनली वापस आ गया। इस बीच समुद्र के बीच में एक युद्धपोत पर एक सोल्जर ईस्ट की तरफ मुंह करके घुटनों के बल बैठा था। हर्षित वापस आ गए हैं। अब हमारे जीवन में फिर से मकसद है। अब हम खोए हुए नहीं हैं। एक खूबसूरत आदमी ने अपनी आंखों में जोश के साथ बार में शराब का गिलास खत्म किया। सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद हर्षित चुपचाप अंधेरे में अपने सोफे पर बैठा। एक पल में ही उसका ऑनरा पूरी तरह बदल गया। पहले वह एक सिंपल और शर्मीला इंसान था जो अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उस वक्त उसका व्यक्तित्व पावरफुल और डोमिनेंट हो गया था। आधे घंटे बाद हर्षित के घर की डोरबेल बजी। जल्द ही एक साफ सुथरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने टक्सीडो पहना हुआ था और उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। हर्षित को देखते ही वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और घोषणा की, हर्षित, मैं आपका वफादार बटलर चंद्रकांत हूं। अब से जब तक आप ओलरटन में हैं, मैं आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखूंगा। वह बेहद एक्साइटेड था क्योंकि यह पहली बार था जब वह हर्षित से पर्सनली मिला था। आप पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी हैं चंद्रकांता? हर्षित ने पूछा और अपना सिर नीचे करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। चंद्रकांत का फुल नाम देवदत्त चंद्रकांत था, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। हाँ हर्षित, अब से आप मेरी सारी प्रॉपर्टी और पावर के इंचार्ज होंगे।
चंद्रकांत ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया। अगर पोलर्टन के हाई क्लास लोगों ने यह सीन देखा होता तो वो पूरी तरह हैरान रह जाते। आखिरकार पोलर्टन में सबसे अमीर आदमी होने के नाते चंद्रकांत के पास पोलर्टन की आधी प्रॉपर्टी थी। फिर भी उसने एक यंग आदमी के साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात की। आपका सीनियर कौन है? हर्षित ने पूछा। मैं मिस्टर तरुण मल्होत्रा का वफादार हूं। वो पिछले 1 साल से वेस्ट एपिया में है। तरुण मल्होत्रा, समझ गया। तो ये वही बदमाश है। जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में आया, हर्षित ने कहा, समझ गया, मुझे अभी के लिए 6 लाख दो। चंद्रकांत हैरान हो गया। क्या सिर्फ 6 लाख चाहिए? हालांकि हर्षित को एक काला कार्ड देने से पहले उसने बस एक पल के लिए सोचा। हर्षित, इस कार्ड में 50 बिलियन है। फिर उसने हर्षित को एक गोल्ड कार्ड दिया, इसमें 100 बिलियन है। हर्षित ने लापरवाही से एक कार्ड लिया और पूछा, पोलर्टन में कौन सा डॉक्टर क्रैनियोटॉमी में सबसे बेस्ट है? बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रकांत ने जवाब दिया, बिल्कुल, नोव्यू हॉस्पिटल की डॉ हेमलता। वो एक टैलेंटेड डॉक्टर हैं। भले ही उनकी उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन वो क्रैनियोटॉमी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास और ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट है। मैंने सुना है कि नोव्यू हॉस्पिटल आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। वहां सिर्फ रिच और पावरफुल लोग ही इलाज करवा सकते हैं। उसे कहो कि वो कल सुबह 9 बजे पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल आए और मेरे दादाजी की सर्जरी की तैयारी करे। ये उनके पूरे शरीर की जांच रिपोर्ट है। इसे उसे दे दो और आज रात तक सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए बोलो। हर्षित ने ऑर्डर दिया। अगर दादाजी आईसीयू में ना होते और मूव करने की हालत में होते तो मैं उन्हें नोव्यू हॉस्पिटल पहले ही शिफ्ट कर चुका होता। चंद्रकांत ने झुककर जवाब दिया, यस मिस्टर हर्षित। चंद्रकांत के जाने के बाद हर्षित ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मेरा मिशन अब जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि मैंने अमूल्य धारा सिस्टम का पहला लेवल एक्टिवेट कर दिया है। अगले दिन सुबह 8 बजे हर्षित पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल पहुंचा और 9वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में गया। उसने देखा कि नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके पैरों के पास एक उभरा हुआ बड़ा बैग रखा था। उसने एक फिटेड लंबी काली ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरत गर्दन और पतली कमर को हाईलाइट कर रही थी। हल्के मेकअप के साथ उसकी गोरी स्किन और भी शाइनी लग रही थी। जैसे ही उसने हर्षित को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फौरन उसकी ओर बढ़ी। डार्लिंग, ये 6 लाख हैं। हर्षित ने काले बैग और उसके चेहरे पर हल्के मेकअप पर गौर किया। वो शायद ही कभी मेकअप करती है, और ये बैग भी हमारे पास नहीं है। साफ है वो सुबह किसी से मिलने गई थी और उसने 6 लाख उधार लिए। तुम हरिओम से मिली? हर्षित ने पूछा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हर्षित के इमोशनलेस चेहरे को देखा। थोड़ी झिझक के साथ उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने 6 लाख उधार लिए। मुझे पता है कि दादाजी की सर्जरी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं। तो तुमने उससे मिलने जाने से पहले मेकअप किया था? हर्षित ने उसके बीच में टोकते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नंदिनी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने जवाब दिया, मुझे डर था कि वो पैसे उधार नहीं देगा, इसलिए। तो तुमने अपना चार्म दिखाया। इस मेकअप को लगाने में कितना टाइम लगा? पहले तुम शायद ही कभी मेकअप करती थी, और अगर करती भी थी तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती थी। हर्षित उसकी तरफ बढ़ा और उसके बेदाग चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आई हो। डार्लिंग, दादाजी की सर्जरी बहुत जरूरी है। नंदिनी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। क्या उसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है? इसके बजाय क्या उसने तुम्हें आज रात मूवी देखने, खाना खाने और शॉपिंग के लिए इनवाइट किया था, और तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हर्षित ने काल्मली पूछा। वह चुप हो गई, क्योंकि उसने सही निशाना लगाया था। एक झटके में उसने बैग उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नोट बैग से बाहर निकलकर हर जगह फैल गए। नंदिनी दंग रह गई, लेकिन जल्द ही वह चिल्लाई, हर्षित, क्या तुम पागल हो? ये 600,000 हैं। हमें दादाजी को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। उसकी आंखों में देखते हुए हर्षित ने कहा, याद रखो, मुझे एक स्मार्ट या वर्थ वाली वाइफ नहीं चाहिए। मेरी बस एक कंडीशन है, वह बदचलन औरत नहीं हो सकती। क्या मैं बदचलन औरत हूं? उसने मन ही मन सोचा। तुरंत ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे
और वह हेल्पलेस होकर नीचे झुक गई। मैं बदचलन औरत कैसे हूं? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मैं बदचलन औरत कैसे हो सकती हूं? फिर वह जाने के लिए मुड़ा। उसने हवा में उड़ते नोटों पर एक नजर तक नहीं डाली। हालांकि कुछ लोग पैसे उठाकर बहुत खुश हो रहे थे। सुबह 9 बजे बेड नंबर 18 पर पड़े पेशेंट की सर्जरी शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, हर्षित ने नर्स स्टेशन पर खड़ी एक नर्स को ऑर्डर दिया। हालांकि सर्जन बदल चुका था, फिर भी हर्षित ने ओरिजिनल सर्जन डॉ लियोन से मदद लेने का प्लान बनाया ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो सके। हेड नर्स सेलेना पास आई और बोली, प्लीज पहले सारी फीस क्लियर कर दीजिए। हर्षित ने उसे रसीद थमाते हुए कहा, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, लेकिन डॉ लियोन अभी बीमार है। वो अचानक बेहोश हो गए। मुझे डर है कि आज की सर्जरी। हर्षित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या वह अचानक बेहोश हो गया? मुझे यकीन नहीं होता। किसी ने जानबूझकर उसे रोकने के लिए यह किया होगा। अगर दादाजी मर जाते हैं तो सबसे पहले नंदनी पर गुस्सा उतारूंगा। साफ है यह सब प्लान उसी का है। तैयारी जारी रखो, सर्जरी टाइम पर शुरू होगी। हर्षित ने अपनी आंखों में एक शार्प लुक के साथ कहा। पहले तो इस हेड नर्स ने पेमेंट के लिए पूछा। जब उसे पता चला कि मैंने सब क्लियर कर दिया है तो उसने कहा कि सर्जन बीमार है। कितना दिलचस्प है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सर्जन नहीं है जो मेन सर्जन बन सके, सेलेना बोली। हर्षित की नजरें ठंडी हो गईं और चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस। अगर सेलेना और कुछ बोलती तो वो उसे बिना किसी हिचक के चुप करवा देता। ठीक है, मैं अपने हेड को इस बारे में बताऊंगी और दूसरे सर्जन को बुलाने का अरेंजमेंट करूंगी, सेलेना कांपती हुई आवाज में बोली और जल्दी वहां से चली गई। जब सुबह के 9 बजने में 20 मिनट बचे थे तो एक हेल्दी और भारी शरीर वाला डॉक्टर आया। हाय, मैं डॉ कैंडल हूं। चूंकि डॉ लियोन बीमार हैं, इसलिए मैं सर्जरी की जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूं। न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। अगर सर्जरी के दौरान कुछ गलत होता है तो आप हमसे कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं कह सकते। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज यहां साइन करें। हर्षित ने फॉर्म लिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। अब तुम जा सकते हो, कोई और सर्जरी करेगा। डॉ लियोन के अलावा पोलटन में कोई और डॉक्टर इस सर्जरी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, डॉ कैंडल ने सार्कास्टिकली कहा। हर्षित के जवाब देने से पहले किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, ओह हे भगवान, क्या ये डॉक्टर हेमलता हैं? क्या वो नोव्यू हॉस्पिटल में काम नहीं करती? तुरंत ही चारों तरफ हलचल मच गई। नंदनी का ध्यान भी भटक गया। एक लंबी छरहरी महिला आगे बढ़ी। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके लंबे और सफेद पैरों को हाईलाइट कर रही थी। उसके बाल कंधों पर आराम से लटके हुए थे और उसकी आंखें चमकदार थीं। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडा और प्रोफेशनल एक्सप्रेशन था। वहां खड़ी नर्सों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठे क्योंकि हेमलता मेडिकल फील्ड में बहुत फेमस थीं। उन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। वह प्लिस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थीं और स्पोनिया के रॉयल फैमिली के एक मेंबर की मेजर सर्जरी कर चुकी थीं। हर कोई इस बात पर हैरान था कि वह उस दिन सामान्य अस्पताल में क्यों होगी। मैं सर्जरी करूंगी, मुझे चेंजिंग रूम में ले आओ, उसने सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए कामली कहा। सब लोग हैरान थे, क्या हो रहा है? उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेमलता अपने नियम तोड़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति की सर्जरी करने के लिए आगे आएगी। क्या हर्षित कोई बड़ा आदमी है? पूरे वक्त उसने एक बार भी हर्षित को नहीं देखा। एक ऑर्डर पर नर्सों ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। साफ था, वो उनके दिलों में एक स्पेशल जगह रखती थी। हेमलता सच में अमेजिंग थी। जैसे ही नर्सें वहां आईं, उन्होंने हर्षित के दादाजी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन लाइट ऑन हो गई। उसी वक्त हर्षित ने अपनी नॉर्मल शांति खो दी। वह अपनी हार्ट बीट को तेज होने से रोक नहीं पाया। नंदनी ने 1 मिनट सोचा और अपने पति के साथ रुककर इंतजार करने का डिसीजन लिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसका फोन बज उठा। उसने अपने फोन और अपने पति के बीच बार बार देखा, थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए। हर्षित ने एक उदासीन एक्सप्रेशन के साथ कहा, जवाब दे दो।
नंदनी थोड़ी देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार फोन उठा लिया। फोन पर हरिओम की आवाज सुनाई दी। मुझे अभी अभी पता चला नंदनी, दीवा आज रात पोलर्टन में एक लिमिटेड कंसर्ट कर रही है। इसमें बहुत से बड़े लोग आएंगे और मुझे 2 VIP टिकट मिले हैं। तो क्या तुम आज रात फ्री हो? मुझे पता है तुम उसकी फैन हो। नंदनी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करना चाहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि हर्षित ने 6 लाख रुपए फेंक दिए थे। उसने थोड़ा वक्त लिया और आखिरकार कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। वह दीवा और कोई नहीं, वसुंधरा थी। अरबों फैंस के साथ वह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार थीं, जिनकी सिंगिंग वॉइस डिवाइन थी। उनके डेब्यू को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे और फिर भी वह कभी किसी स्कैंडल या अफवाह में नहीं फंसी थीं। मुझे थोड़ा वक्त दो डार्लिंग, मैं उससे अपने रिलेशन ब्रेक कर लूंगी, नंदनी ने सॉफ्टली कहा। मैं उसे 6 लाख रुपए लौटा दूंगा, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने पति से थोड़ी निराशा हुई। उसे हमेशा पता था कि उसके पति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। एक बिजनेसमैन के तौर पर उनके पास एक छोटा सा रेनोवेशन स्टार्टअप था, जो हर साल सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए कमाता था। दादाजी की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनका बिजनेस लगभग बंद हो गया था। जिन क्लाइंट्स को उन्होंने खो दिया था, उन्हें वापस पाना मुश्किल था। नंदनी ने अंदाजा लगाया कि आने वाले दिनों में उनके पति और मुश्किलों में फंस सकते हैं, इसलिए 6 लाख रुपए लौटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। क्या तुम हेमलता को जानते हो? नंदनी ने पूछा। नहीं, मुझे उसे जानने का हक नहीं है, हर्षित ने जवाब दिया। तब उसे समझ आया कि हेमलता का क्लास बहुत ऊंचा है। शायद इसलिए उसका पति हेमलता को पर्सनली नहीं जानता। नंदनी को अंदाजा भी नहीं था कि हर्षित का मतलब था हेमलता ही उसे जानने लायक नहीं है। टाइम बीतता जा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सिर्फ एक जोड़ी आंखें नजर आईं। हेमलता ने मेडिकल प्रोटेक्टिव कपड़े और मास्क पहना हुआ था। उसने बाहर आकर कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। न सिर्फ उसे ब्रेन ट्यूमर है, बल्कि उसकी किडनी भी फेल हो गई है। हमें अब उसके लिए किडनी डोनर ढूंढना होगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। यह कहते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत हर्षित को अपने दिमाग में एक जोरदार धमाका महसूस हुआ। पहले उन्हें दादाजी की हेल्थ रिपोर्ट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि उनके किडनी की कंडीशन अच्छी है और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 घंटे में उन्हें लगा कि वह कभी भी सही किडनी डोनर नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। चलते चलते उसने फोन पर चंद्रकांत का नंबर डायल किया। चंद्रकांत, मुझे 1 घंटे के अंदर एक सही किडनी डोनर चाहिए। चंद्रकांत ने हैरान होकर जवाब दिया, क्या ये कल रात ही नहीं हो गया? जब मैंने आपके दादाजी का मेडिकल हिस्ट्री भेजा था, तो हेमलता ने गैस किया था कि उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने रात भर में किडनी ट्रांसफर की तैयारी कर ली थी। वे 9:30 बजे तक वहां पहुंच जानी चाहिए। अब हर्षित चौंक गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाया, ये हेमलता है। फोन रखते हुए उसने लियाम को देखा, जो नर्स स्टेशन पर अपने फोन पर गेम खेल रहा था। व्यंग्यात्मक लहजे में उसने कहा, अच्छा काम किया तुम लोगों ने। मोटा डॉक्टर कांप उठा और धीरे से बोला, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। इस बीच हरिओम को यह खबर तब मिली जब वह अस्पताल के बाहर अपनी फरारी में रिलैक्स कर रहा था। वह जोर से हंसा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अविश्वसनीय, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हर्षित ने भले ही मेरी सारी पजल्स सॉल्व कर दी हों, लेकिन अब तो स्वर्ग भी मेरे फेवर में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बूढ़े आदमी की किडनी फेल हो गई है। पैसेंजर सीट पर बैठे निखिल कार के इंटीरियर को ईर्ष्या भरी नजरों से छूते हुए बोले, हरिओम, मेरे जीजा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें अलग कर दूंगा। एक बार बूढ़ा आदमी चला गया तो हर्षित मेरी बहन पर अपना गुस्सा निकालेगा। तब तक मैं बस आग को हवा दूंगा। वे जल्दी ही अलग हो जाएंगे। हरिओम ने जवाब दिया, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं ये कार तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। बहुत बढ़िया। यह सुनकर निखिल एक्साइटमेंट में रोने के कगार पर आ गया। एक फरारी, मैं इसे लाइफ टाइम नहीं खरीद पाऊंगा। अचानक एक जी क्लास कार अस्पताल के पास रुकी।
जिस पर मिलिट्री रजिस्ट्रेशन प्लेट थी। हाँ, मिलिट्री लाइसेंस प्लेट वाली कार यहां क्यों आई है? हरिओम ने उस कार को घूरते हुए पूछा। जल्द ही कार का दरवाजा खुला और एक लंबा मजबूत व्यक्ति बाहर निकला। उसके हाथ में लोहे का बॉक्स था। वह व्यक्ति तेजी से अस्पताल के अंदर चला गया। हे भगवान, ये मेजर जनरल राघव नायक है। हरिओम की आंखों में एक्साइटमेंट भर गया। राघव पोलर्टन में तैनात मेजर जनरल था। वह 30 साल की उम्र में हेमलता का बड़ा भाई था। उसके पैर की ठोकर से ही पोलर्टन में लोग कांप जाते थे। चलो देखते हैं वह क्या करने जा रहा है। एक झटके में हरिओम और निखिल दोनों कार से बाहर निकल गए और राघव के पीछे पीछे चल पड़े। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी नंदनी ने जब आर्मी की वर्दी पहने हुए एक आदमी को आते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसे याद आया कि उसने उस आदमी को पहले न्यूज और सोशल मीडिया पर देखा था। वह पोलर्टन का सबसे यंग मेजर जनरल था। राघव ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों के कोने से हर्षित की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर हर्षित पर पड़ी, राघव ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके हाथ टेंशन में कांप रहे थे। 5 साल हो गए। मैं आखिरकार इस ग्रेट पर्सन से मिलने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पोलर्टन आएगा। हालांकि चंद्रकांत की सलाह को याद करते हुए राघव ने हर्षित से बात करने की हिम्मत नहीं की। अस्पताल आने से पहले चंद्रकांत ने राघव को याद दिलाया था कि वह हर्षित से तब तक बात न करे जब तक कि वह खुद बात शुरू न करे। ऑपरेशन रूम का दरवाजा फिर से खुला। हेमलता ने राघव के हाथ से लोहे का बॉक्स लिया और हर्षित की तरफ मुड़कर कहा, इसे हम उपयुक्त किडनी कहते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का साइन बोर्ड जल उठा। नर्सों ने हर्षित के दादाजी को बाहर निकाला और सीधे आईसीयू ले गई। हेमलता जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। उसने अपना फेस मास्क हटाकर बताया, सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन मरीज को अभी निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। थैंक यू, हर्षित ने कहा। नंदनी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? किडनी कहां से आई? हेमलता मेरे पति की मदद क्यों करेगी? हेमलता ने कहा, हर किडनी की कीमत 8 लाख है। 2 किडनियों की टोटल कीमत 16 लाख है। मेरी कंसल्टेशन फीस 50 लाख है, मतलब कुल 66 लाख। याद रखना, तुम मुझ पर 66 लाख के कर्जदार हो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। तभी हरिओम स्माइल करते हुए उनके पास आया और बोला, अरे मिस हेमलता, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम कौन हो? हेमलता ने उसे तिरछी नजर से देखा। जैसे ही हरिओम ने उसका सवाल सुना, उसकी सांस अटक गई। कितना असभ्य। मैं भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेडिकल का गहरा ज्ञान है और मैंने पहले भी उनसे बातचीत की है। मेरा नाम हरिओम सिंह है। मेरे पिता गैरेट हैं, मेरे दादा लुईस हैं। और इससे पहले कि हरिओम अपनी बात पूरी कर पाता, हेमलता ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुको, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। चले जाओ। हेमलता का बर्ताव ठंडा और उदासीन था। हरिओम को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने सुना है कि आप सिर्फ नोव्यू अस्पताल में काम करना पसंद करती हैं और कभी बाहर नहीं जाती। तो आप हर्षित की इस सर्जरी में मदद करने क्यों आई? क्या आप एक दूसरे को जानती हैं? नहीं, मैं उसे कैसे जानूं? हेमलता ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर हरिओम खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि उसने जो सोचा था वह सही था। हेमलता ने आगे कहा, और मैं ये सर्जरी क्यों नहीं करवाऊंगी? पूरी प्रोसेस में 6,600,000 का खर्च आया है। कौन मना करेगा? अगर कभी तुम्हारे परिवार को ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले तुम्हारी मदद करूंगी। ये औरत तो मुझे कोस रही है। हरिओम सिर्फ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सका। हर्षित बहुत गरीब है। वो सिर्फ सर्जरी की फीस के लिए भी 6 लाख रुपए नहीं दे सकता। हेमलता ने जाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं या तो उसे फोन करूंगी या हर रात उससे मिलने जाऊंगी और उसे पैसे चुकाने को कहूंगी। यह सुनकर सब दंग रह गए। यह सच नहीं हो सकता। आखिरकार हेमलता एक शानदार डॉक्टर थी। इसके अलावा वह बहुत सुंदर थी और एक खास पृष्ठभूमि से आई थी। अगर हेमलता सचमुच उसे फोन करे या हर रात उससे मिलने आए तो मुमकिन है कि उन दोनों के बीच भावनाएं विकसित हो जाएं। इसके अलावा हर्षित खुद भी बहुत हैंडसम था। उसकी गहरी उदास आंखें ऐसी लगती थीं जैसे वह बहुत से मुश्किल हालात से गुजरा हो।
मेजर जनरल हेमलता, हरिओम ने विनम्रता से कहा। लेकिन राघव ने उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। चले जाओ और बकवास करना बंद करो। तुरंत ही हरिओम का चेहरा उतर गया। उसे राघव के व्यवहार से अपमानित महसूस हुआ। कुछ देर बाद हेमलता ने अपनी सामान्य पोशाक पहन ली और हर्षित के पास गई। मुझे अपना फोन दो,